हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को, एक एक आर्टिकल्स को, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल को आपको याद रखना है। तो आप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो पहला पार्ट है ये। ठीक है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जैसे रिस्पॉन्स आएगा उस बेसिस में हम आगे के जो होंगे लेक्चर्स को हम लेके आएंगे। तो इसके अंदर हम आर्टिकल नंबर 1 to 4 डिस्कस करेंगे और वैसे भी हम सभी के सभी 395 395 आर्टिकल आपको याद करवा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये देखने के बाद आपको सभी आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आपसे भूलेगा नहीं और उससे कोई भी क्वेश्चन जो होगा आपका ऐसा नहीं होगा कि वो छूट के जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है, आप बैंक एसएससी ले लीजिए या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम लीजिए, हर एग्ज़ाम में आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके एक अलग से ऐसा आपको पहले तो मैं समझा देता हूँ एक एक आर्टिकल को। इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते होंगे प्रीएम्बल वगैरह है। तो जब हम लक्ष्मीकांत की बुक स्टार्ट करेंगे, समझाना पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो उस टाइम पे मैं आपको ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से डिटेल में वहाँ पे भी डिस्कस करूंगा। लेकिन बिफोर दैट, जैसे आज हमने टोटल 4 आर्टिकल पकड़े हैं। ठीक है, पार्ट 1 लिया है। तो पार्ट 1 के अंदर हमारे टोटल 4 आर्टिकल्स है। जैसे पहला आर्टिकल आप याद रख लो, नेम ऑफ टेरिटरी ऑफ यूनियन स्टेट्स हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो आपको किस तरीके से चीज़ों को याद रखना है, आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताई जाएंगी। साथ में ट्रिक्स के साथ साथ पहले मैं सभी आर्टिकल्स को एक एक इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आर्टिकल आपको पहले एक बार लिस्ट याद रख लीजिए। चारों आर्टिकल की 4 आर्टिकल है हमारे। स्टार्टिंग में आते हैं, पहला है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, मतलब कोई भी स्टेट जो टेरिटरी हमारी इंडिया की जो टेरिटरी, जैसे कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, इन सब के जो नाम है, जो लिस्ट है कि किसका नाम क्या है, वो कहाँ है, आर्टिकल 1 के अंदर मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये सपोज ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई टेरिटरी को हम एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे गोवा को एक्वायर कर लिया गया था, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। गोवा हमारे इंडिया के अंदर कम मिला था। ठीक है, आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ईयर बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी नए स्टेट को हम जो है यहाँ पे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे तेलंगाना बड़ा था। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर जो हमारे स्टेट था उसको हमने 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो भी चीज़ें होंगी वो कहाँ मेंशन है, इसकी पावर आर्टिकल 2 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 3 अभी मैं इसको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक आर्टिकल को पकड़कर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस में। तो बस ये डिपेंड्स करता है कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, आप इसको कितना ज़्यादा शेयर करते हैं, कितना इसको प्यार देते हैं, लाइक देते हैं, कमेंट करते हैं, कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उस बेसिस पे हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स को लेके आएंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 3 के अंदर हमारा बताया गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज ऑफ अ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ध्यान से सुनना अपना है। ठीक है, जो भी स्टेट एग्जिस्टिंग है उनकी बाउंड्री को चेंज कर देना, सपोज घटा बढ़ा देना। ठीक है, या फिर उनके जो नेम है उनको चेंज कर देना। ठीक है, इस तरीके से जो जितने भी चीज़ें हो जाती हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट की बात कर रहा हूँ वो, या फिर कोई नया स्टेट को बना दिया, जैसे कि अभी नया स्टेट को बनाया ना, तेलंगाना वगैरह हो गया, जम्मू कश्मीर, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 के अंदर आती है। ठीक है, आर्टिकल 4 के अंदर क्या आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्री यहाँ के साथ साथ में मेंस में भी आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 4 लॉस मेड अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3। याद रखिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी लॉ बनेंगे टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो वो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के अंदर आएगा। ठीक है, तो अमेंडमेंट अब हम आगे देखेंगे आर्टिकल 4 की क्या कहानी है, मैं डिस्कस करूंगा आगे आपसे। ठीक है, तो घबराना नहीं आपको। हम आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन।
ठीक है, आपको स्टेटमेंट तो याद हो गया होगा। आर्टिकल 1 हमारा क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया। आपको मेरे साथ रीड करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट है इसके। कौन सा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है, क्या, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है, इस तरीके से लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा इंडिया कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ध्यान से सुनना है इस वर्ड को, यूनियन स्टेट मतलब स्टेट के एक तरीके से ऐसा संग्रह हमने बना के रखा है, यूनियन बना के रखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट में क्या है, द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एस स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारे फर्स्ट शेड्यूल, टोटल कितने शेड्यूल्स है एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस टाइम पे हमारे टोटल 8 शेड्यूल हुआ करते थे, 8 शेड्यूल थे। नाउ अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो हमारी टोटल 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल के नाम आपको याद होने चाहिए, उसके लिए मैं अलग से ट्रिक और एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन है, यहाँ पे स्टेट और टेरिटरी के सभी के नाम, ये सारी चीजें कहाँ स्पेसिफाई की गई हैं, शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। अब देखिए जो इंडिया की जो टेरिटरी होती है, आप किस चीज को इंडिया की टेरिटरी कहेंगे, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूँ ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो आखिर वो कौन सी चीज जिसे हम टेरिटरी कहेंगे, उसको हम देखते हैं। इसके 3 पॉइंट है, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, इन जो स्टेट्स की टेरिटरी होती है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, सॉरी दिल्ली तो स्टेट्स में नहीं आता, ठीक है, यूटी में आता है। तो जैसे आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल, ये सारे क्या हो गए, स्टेट्स की जो टेरिटरी हो गई, ये हमारा इसमें आता है, ठीक, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। बी पॉइंट पे जाता है, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी यूटी मेंशन है, यूटी मेंशन मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो जैसे दिल्ली हो गया, इस तरीके से जो नागर हवेली, पुडुचेरी, ये सारी चीजें जो कहा जाती हैं हमारे आर्टिकल 1 के अंदर, मतलब टेरिटरी के अंदर, ठीक है, यूटी के अंदर। थर्ड क्या है, सच अदर टेरिटरी एस मस्ट बी एक्वायर्ड। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेरिटरी हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो भी कहा जाएगी आर्टिकल 1 के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। तो आई थिंक आपको आर्टिकल 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए इससे ज्यादा आर्टिकल 1 से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हमने सारे एस्पेक्ट को देख लिए हैं, कितने पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर आर्टिकल 1 के अंदर है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो चीज सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 1 के अंदर थोड़ी कुछ और पॉइंट्स हम इसके अंदर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हमने स्टार्टिंग में हमने बताया था ना, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हमने बताया था एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया नीड टू बी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको दोनों जो फ्रेजेस है, दोनों में समझना होगा क्या है यूनियन ऑफ इंडिया और क्या है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको आप समझ, देखिए यहाँ पे आपको समझना है, अगर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा पीछे ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है और टेरिटरी ऑफ इंडिया है, दोनों में क्या अंतर है। सिंपल सी चीज है, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आपको समझना है सिर्फ स्टेट्स आते, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारा इंडिया, तो क्या हो गया, सिर्फ स्टेट्स आएंगे यूनियन ऑफ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का। अगर मैं कहता हूँ यूनियन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ओनली द स्टेट्स, ठीक है। अगर मैं कहता हूं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर स्टेट्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर और क्या आ जाएगा, हमारी जो यूटीज हैं वो भी आ जाएंगे, या फिर हम फ्यूचर में कोई टेरिटरी को एक्वायर्ड करते हैं वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो एक्सप्रेशन है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच में जो डिफरेंस है आपको समझ में आना चाहिए। तो इंडिया कैसा है हमारा, इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। इंडिया को हम क्या कहते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि हमने अभी प्रीवियस यहाँ पे देखिए डिस्कस किया कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो क्या क्या है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। बहुत ही अच्छा प्यारा सा आर्टिकल है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है किस तरीके से आपको नए स्टेट बनाने की, यहाँ पे बात की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट करने की और नए स्टेट की, ठीक है, तो एडमिशन की। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 2 के अंदर मेंशन है, ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना है, पार्लियामेंट किसी लॉ के द्वारा, लॉ यहाँ पे ऐसे पार्लियामेंट बना सकती है कि वो कुछ नए जो स्टेट है उसको एडमिशन कर ले
और अगर उसे फिट बैठता है, ऐसा ऐसा लगता है इन फ्यूचर कि यार हमें इसको अंदर लेना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए, कुछ भी इस तरीके से, तो वो कर सकती है। ठीक है। और अंडर आर्टिकल 2 क्या चीज मेंशन है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट ये किसके पास पावर है, यहां से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है कि हो सकता है आपको दे दिए जाए सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, तो आपको याद रखना है ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको इस तरीके से याद रखना है ये किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, किसी भी स्टेट को बनाना और एडमिशन करना और फिर नया स्टेट को बनाना। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हुए हैं, जैसे कि फ्रेंच सेटलमेंट से हमने पुडुचेरी लिया। ठीक है, देन पोर्चुगीज सेटलमेंट से हमने गोवा लिया, गोवा एंड दमन लिया। ठीक है, देन हमने सिक्किम लिया। इस तरीके से वेरियस स्टेट्स को हम इंडिया के अंदर मिला चुके हैं अलग अलग सन में, अलग अलग। तो आपको जो है इनके ईयर्स बताने हैं कि कब ये इंडिया के साथ मिले थे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिया गया है कि आर्टिकल 3 जो है डील्स करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विच आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया। सपोज आपको यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज करेंगे और पेपर वाले कंफ्यूज करेंगे कि यार आर्टिकल 2 और 3 तो लगभग सेम ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी नए स्टेट बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पे भी नए स्टेट बनाने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था हमारा, याद रखिएगा आपको क्या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मतलब जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज हुआ था, ABCD इस तरीके से बांट दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 3 मैंने खोल दिया है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद इस तरीके से ऐसी कहानी निकल के आती है कि जो बाहर से एक्वायर करेंगे, हम स्टैब्लिश करेंगे, वो जो नया स्टेट को हम बनाएंगे, स्टैब्लिश करेंगे। सपोज हमने कोई ऐसा स्टेट एक्वायर किया जैसे गोवा, ठीक है, तो हमने उसको क्या बना दिया, स्टेट बना दिया, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। लेकिन जो पहले से ही एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर हम कोई नया स्टेट बनाते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरीके से कहते हैं, वो अंडर आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना पॉइंट आपको? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 3 आपको याद हो चुका होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज इन द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। हम अंदर अपने स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है, डिमिनिश किया जा सकता है, कम किया, ऑब्वियस बात है, किसी के एरिया को इंक्रीज करेंगे तो किसी का एरिया तो कम होगा ही। ठीक है, और बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट को चेंज हो सकता है, अगर एरिया घटेगा बढ़ेगा तो बाउंड्रीज भी चेंज होंगी। ठीक है, तो और कुछ नाम को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, आर्टिकल 3 के अंदर। देन हम मूव करते हैं आर्टिकल 4 की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3, जो 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी लॉज बनेंगे टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्या अमेंड होगा, याद रखना है आपको, अमेंड क्या होगा, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। अब देखिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 क्यों अमेंड होगा भाई? अगर आर्टिकल 2 एंड 3 को हम चेंज करते हैं, उसके अंदर कुछ बदलाव लाते हैं उसके तहत। ठीक है, देखिए उस ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 1 के अंदर हमारा शेड्यूल 1 के अंदर क्या है, नेम वगैरह मेंशन है, टेरिटरी वगैरह, ये सारी चीजें। तो अगर उसमें कुछ नया जुड़ता है या चेंजेस होते हैं तो वहां पे भी शेड्यूल 1 के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। आर्टिकल शेड्यूल 4 के अंदर क्या है, चलिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना शेड्यूल 4 के अंदर क्या मेंशन है। ठीक है, तो देखिए आगे मैं डिस्कस कर लेता हूं, चलिए आपसे, कि देखिए यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जबरदस्त पॉइंट आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो भी इस तरीके से लॉ बनाया जाएगा उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसे अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं होगा। देखिए जब भी अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, बदलाव करते हैं, तो हमें जो वोटिंग है वो किस तरीके से पास करवाना पड़ता है, बिल को जो पास करवाना पड़ता है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है। ठीक है, मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, एंड अगर हम सिंपली करते हैं, आर्टिकल 2 एंड 3 से लेते हैं, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम सिंपल मेजोरिटी से पास करवा सकते हैं। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो वो जो अमेंडमेंट होगा तो वो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट शेड्यूल के हमारे अंदर क्या मेंशन है, स्टेट्स का नाम, यूनियन टेरिटरी, ये सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन है कि नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड इन द राज्यसभा। सपोज जो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी कि लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स होती हैं, ठीक है, राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स होती हैं। तो राज्यसभा की सीट्स होती है वो स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो सपोज अगर उसका एरिया को डिमिनिश किया जाएगा, बढ़ाया घटाया जाएगा या नया जोड़ा जाएगा, ये डिवाइड किया जाएगा, नया स्टेट बनाया जाएगा, तो वहां पे राज्यसभा से कितनी सीटें होंगी वो चीज भी बदलाव होगा। जब वो चीजें बदलाव होंगी तो क्या होगा, फोर्थ शेड्यूल जो होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी चेंज होगा, वहां पे भी अमेंडमेंट होगा, वहां पे भी बदलाव होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट को मैं अंदर से बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के आपको समझा रहा हूं, एक एक आर्टिकल को, जिससे आप फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना जाए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको, दे सिंपल मेजोरिटी वाली कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 के बाद, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा, पर आपको ये चीज रिवाइज करना है, लिखना है। आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि 1956 के बाद कौन कौन से नए स्टेट्स का गठन हुआ है, मतलब बने हैं। ठीक है, तो पहला बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 में आया। ठीक है, तो याद रखना है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहां पे आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आर्टिकल्स आपको याद हो गए हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा सा जो मैटर है वो मैं आपको समझा देता हूं। उसके तहत आपको चीजों को आप एग्जाम्पल के थ्रू मेंस आंसर राइटिंग में ये चीज मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली इनसे भी इधर उधर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर। तो द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 1960 डिवाइड द स्टेट ऑफ बॉम्बे टू एस्टैब्लिश द टू स्टेट गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे हुआ करता था, बड़ा सा स्टेट हुआ करता था, जिसको डिवाइड करने के बाद हमने गुजरात और महाराष्ट्र बनाया, क्रिएट किया। ठीक है, इसके बाद स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962, जैसे ज्यादा एक्ट नहीं है इसके अंदर, थोड़े वोट हैं, आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, एक दो बार लेक्चर को सुनेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर नागालैंड को जो है एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया है। देन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1966, जिसके अंदर पंजाब को हमने डिवाइड किया गया। ठीक है, हरियाणा से, ठीक है, पंजाब और हरियाणा हमने दो स्टेट नए क्रिएट कर दिए गए। ठीक है, 1966। देखिए अगर आपके स्टेट से रिलेटेड है तो आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, जैसे अगर कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, तो आप उसको तो भाई ये चीज पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू में जाएगा, ये स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन दे रहा है, तो वहां तो ये चीज पूछी ही जाती है 101%। तो आपको इस तरीके से अपने स्टेट का तो कम से कम याद रखना ही है, अगर आप सभी याद नहीं रख सकते हैं तो। ठीक है, न्यू जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश यहाँ पे बना है 1970 के एक्ट के तहत। तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक 1970 के अंदर ये चीज हिमाचल प्रदेश टेरिटरी क्रिएट हुआ। फिर कुछ नए स्टेट जैसे कि मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, यूटी ऑफ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टैब्लिशमेंट हुए थे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अंदर। ठीक है, इसके बाद फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है पहले यूटी थी। ठीक है, आपकी चीज समझना, ये अरुणाचल और मिजोरम ये पहले यूटी का दर्जा इन्हें दिया गया था कि पहले कंट्रोल हम कर सकें अच्छे से। ठीक है, फिर बाद में इसे फुल फ्लेजेज स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 एंड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 के तहत, दोनों 1986 में ही आए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है। ठीक है, देन आया न्यू स्टेट ऑफ सिक्किम वॉज स्टैब्लिश। जब सिक्किम कब स्टेब्लिश हुआ था, हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे। ठीक है, तो 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 में ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, देन स्टेट ऑफ गोवा एक 1987 में इनकॉर्पोरेटेड गोवा सेपरेट स्टेट टू यूनियन, मतलब यूनियन के अंदर एक सेपरेट स्टेट बना था। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है। ठीक है, देन फिर छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ। तो आपको पता होगा किस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले नाम हुआ करता था, एक बड़ा सा नाम हुआ करता था, जिसके अंदर दो स्टेट आते थे, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो वहां पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2000 का, और यहाँ पे जो है अलग अलग हो गए। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों को अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तो अगर कोई एमपी और छत्तीसगढ़ वाले तो उनको ये तो बाय हार्ट याद रखना होगा डेट के साथ। ठीक है, 1 नवंबर 2000। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत।
2000। तो उत्तरांचल कब आया? देखिए एग्जिस्टिंग उत्तर प्रदेश जो है उससे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में हुआ था, एक साथ हुआ था। एमपी और छत्तीसगढ़ का एक टाइम पे हुआ था, और यूपी और उत्तरांचल, ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ हुआ था 2000 में, ठीक है। तो 8 नवंबर 2000 में इनका हुआ था, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। देन आगे मूव करते हैं, स्टेट ऑफ झारखंड का देख लेते हैं फटाफट। स्टेट ऑफ झारखंड जो स्टैब्लिश हुआ था बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत। तो देखिए 2000 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 आया था उसमें आपको याद रखना, एक लिस्ट बना लीजिएगा। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत जो हुआ था, तो अगर आप बात करेंगे यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, उसके अंदर उत्तरांचल बना, ठीक है, यूपी से। फिर हम बात करेंगे बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 15 नवंबर 2000, तो उससे क्या क्या बना, ठीक है, 8 साउथर्न डिस्ट्रिक्ट बने, छोटा नागपुर, संथाल, पंगल, ये जो है बिहार के अंदर ये सारी चीजें बनी थी। झारखंड जो है स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, और एक छत्तीसगढ़ और एमपी का याद रखना, ठीक है, 1 नवंबर 2000 के तहत, ठीक है। स्टेट ऑफ तेलंगाना जो है क्रिएट हुआ था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत, रिसेंटली का भी है, ठीक है, ऑन 2 जून 2014। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर खत्म करते हैं हम, आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा रहा लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है, और अगर इस तरीके से और वीडियोस चाहिए जिसके अंदर हम वेरियस छोटे छोटे चीज़ों को डिस्कस करें, देखिए एक थोड़ा सा आपका आर्टिकल्स हो जाए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज तक मैंने ऐसा बनाया है, प्लान किया है। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा, क्योंकि देखिए आपको अभी समझना जरूरी है, आप बेस बनाइए। अगर आप हर एक चीज को ट्रिक से करने लग जाएंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे ढीले पड़ जाएंगे, थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा कर दे दिया जाएगा तो आप फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा पहला मोटिव ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट बनाइए, ठीक है। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट, आपका बेस जो है मजबूत हो जाता है, कॉन्सेप्ट आपके बन जाते हैं, तो फिर हम ट्रिक्स की मदद से उस चीज को रिटेन रख सकते हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, किस तरीके से हम आगे लेके चलेंगे। तो जैसा आपको यहाँ पे लाइक की संख्या और कमेंट और आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, शेयरिंग अच्छा मिलेगा, कि वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उस बेसिस में हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तभी आएगा जब एक अच्छी पोजीशन में ये वीडियो पहुंच जाएगा, कि हाँ मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। यहीं पे हम समाप्त करते हैं। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, पढ़ते रहिए और एजुकेशन को प्रमोट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।